सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल और यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुए शांति समझौते पर। देखेंगे आखिर शांति समझौते के बिंदु कौन से हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, इससे उठने वाले विवाद कौन से हैं और इसका भविष्य किस रूप में नजर आता है। इसको काफ़ी डायनेमिक तरीके से हम एनालिसिस इसका करेंगे। सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जो इमेज है उसमें देखिए, आपको दिखाई देगा पहला जो इमेज है इसमें ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा दिखाई देगा और यहाँ पर एक शब्द लिखा है फिलिस्तीन। वहीं जो दूसरा आप इमेज देखेंगे इसमें जो वाइट कलर का रेशियो है यह दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है लिखा हुआ एक शब्द इजराइल। और यहीं पर देखेंगे दूसरे इमेज में पार्टीशन प्लान 1947 लिखा दिखाई दे रहा है। तीसरा इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा इजराइल का एरिया बढ़ चुका है और जो ग्रीन कलर का फिलिस्तीन एरिया है वो संकुचित हो गया है और ये दिखाई देगा 1949 से लेकर 1967 के बीच। वहीं अगर प्रेजेंट का संदर्भ देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो फिलिस्तीन एरिया है वह कहीं कहीं पर बचा हुआ है और बाकी सभी क्षेत्रों पर क्या है, इजराइल का अधिकार है। इसी से जुड़ा हुआ ये पूरा टॉपिक है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इस शांति समझौते में इजराइल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, और दूसरी तरफ जिन्होंने समझौता किया है वह है यूएई के प्रमुख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और इन लोगों ने क्या है, समझौता किया है और इसमें मध्यस्थता की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो पूरा समझौता किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि यह ऐतिहासिक पल है। थोड़ा सा अमेरिका की जो विदेश नीति है उसको समझिए, फिर आप डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच को समझ पाएंगे। हेनरी अल्फ्रेड किसिंजर अमेरिकी राजनीतिज्ञ और राजनयिक थे। इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और जेराल्ड फोर्ड के प्रशासन के दौरान यूएसए के सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। यह लिखते हैं कि अमेरिका का कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, स्थायी सिर्फ अमेरिका का हित होता है। अर्थात अमेरिका के हित जहां पर दिखाई देंगे वह अपने दुश्मन को भी दोस्त बना सकता है, दोस्त को भी दुश्मन बना सकता है। वर्तमान का यह जो पूरा शांति समझौता है इसमें यह जो लाइन मैंने कहा आपको पढ़कर बताया, इसका बहुत बड़ा रोल है। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि कुछ ऐसा करके वो दिखाएं जिससे अमेरिकी लोग उन पर प्राउड फील कर सकें। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अगर पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो उन्होंने कोई ऐसा शांति समझौता प्लान प्रेजेंट नहीं किया जिसकी वजह से कहा जाए कि हाँ यह इन्होंने यूनिक काम किया है। और इसी के संदर्भ में जब उन्होंने यह इजराइल और यूएई के बीच जब समझौता करवाया तो इसको काफ़ी बढ़ चढ़कर उन्होंने इस पर बातें की। लेकिन जो समझौता है इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसके जो तनाव है, उसके विवाद हैं, उसको लेकर इन्होंने इस समझौते में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, जिससे अस्पष्टता इतनी ज़्यादा है कि यह शांति समझौता कितने दिन शांति समझौते में बना रहेगा स्पष्ट नहीं है। आइए थोड़ा सा समझते हैं इजराइल के बैकग्राउंड को। जैसा कि मैंने आपको पहले इस मैप दिखा दिया है कि कैसे इजराइल फैला था। यरूशलेम जो यहूदियों, मुस्लिमों और ईसाइयों की समान आस्था का केंद्र है। अब मुझे आप बताइए कि मैंने
उसने यरूशलेम जो शब्द यूज किया वह क्या है, उसका इजराइल के साथ क्या संबंध है। तो यरूशलेम क्या है, मैंने आपको बताया 3 जो धार्मिक समुदाय हैं इनके आस्था का केंद्र है और यहाँ पर ईसाइयों की जो पवित्र सेपुल्कर चर्च है वह स्थित है। ईसाई समुदाय का मानना है कि यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, इसलिए इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होना चाहिए। वहीं मुस्लिम समुदाय की भी यहाँ पर आस्था जुड़ी हुई है और वह जुड़ी हुई है एक गुंबदा आकार डोम ऑफ रोक यानी कुबतुल सकरा अल अक्सा मस्जिद। यह एक पठार पर स्थित है जिसे मुस्लिम समुदाय हरम अल शरीफ या पवित्र स्थान के रूप में कहते हैं। तो उनके लिए भी जरूरी हो जाता है कि वह अपने पवित्र स्थान की क्या करें, रक्षा करें। वहीं यहूदी समुदाय कहता है कि यहाँ पे हमारा एक पवित्र दीवार है। कभी कहना है इनका कि हमारे यहाँ पे एक पवित्र स्थल मंदिर हुआ करता था और उसकी बचा हुआ जो भाग है वह पवित्र दीवार है और इसीलिए इसको यह बोलते हैं होली ऑफ होलीज। तो कुल मिलाकर अगर तीनों धर्मों के केंद्र में यरूशलेम है तो उस पर तीनों धर्म के लोग क्या करेंगे, अपना अधिकार जताने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य जो कॉन्फ्लिक्ट है वह है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर। फिलिस्तीन में जो है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है और इजराइल जो है कि यहूदी समुदाय से बिलोंग करने वाला एक क्षेत्र है, एक प्रशासन है। अब देखिए इनके थोड़े से विवाद को हम पृष्ठभूमि को बहुत संक्षेप में समझते हैं। फिलिस्तीन और इजराइल पर नियंत्रण के लिए जो लड़ाई चल रही है, चाहे फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में हो या इजराइल और अरब समुदाय के रूप में हो अर्थात मुस्लिम समुदाय के रूप में हो, आज की नहीं है, सैकड़ों वर्ष पुरानी है। लेकिन हम इसकी जर्नी स्टार्ट करेंगे 1947 में, जब फिलिस्तीन में क्या हुआ, फिलिस्तीन के एरिया में एक स्वतंत्र यहूदी और एक अरब राज्य की स्थापना की गई। अर्थात मामला गया संयुक्त राष्ट्र में। संयुक्त राष्ट्र ने 1947 में अपना पार्टीशन प्लान प्रस्तुत किया, विभाजन योजना प्रस्तुत किया और इसमें इसने कहा कि एक स्वतंत्र यहूदी राज्य बनाया जाएगा फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में। और फिलिस्तीन वाले क्षेत्र में जब यहूदी राज्य बनाया जाएगा तो मुस्लिम समुदाय क्या करेगा, इसको नहीं स्वीकार करेगा। लेकिन यहूदी समुदाय ने इसको क्या किया, स्वीकार किया। और ये कहने वाली संस्था कौन सी है, संयुक्त राष्ट्र, अर्थात उसकी क्या है, एक मान्यता है। अगले साल 1948 में यहूदियों ने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया और इसके बाद अरब राज्यों अर्थात इजिप्ट, जॉर्डन, इराक और सीरिया ने इजराइल पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में क्या हुआ, इजराइल ने यूएन के आदेश से जो उसको भूमि मिली थी अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने जितने एरिया पे कहा था कि यह इस पर इजराइल क्या करेगा, अपने राज्य का विकास करेगा, उससे भी ज़्यादा एरिया पर इस युद्ध में कब्जा कर लिया। आसान शब्दों में कि जो पहले इजराइल को एरिया मिला था, जब युद्ध हुआ तो उससे भी ज़्यादा उसने अपना क्षेत्र विस्तार कर लिया, क्योंकि जो फिलिस्तीन के बहुत से एरिया पर उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और उसने हरा दिया अरब राज्यों के समूह को। 1967 में फिर से एक बार युद्ध होता है जिसे हम 6 डे वॉर के नाम से जानते हैं। इसमें इजरायली सेना ने पुनः जो है कि जीत हासिल की और गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। इस तरह से देखा जाए तो यह जो इनके बीच का विवाद है बना रहता है और आज भी अरब और इजराइल का विवाद आज भी बना हुआ है। और ये जो मध्य पूर्व में चलने वाले तनाव हैं, उन तनाव में सबसे बड़े तनाव के रूप में यह दिखाई देता है। अगर आप आज भी देखें तो पश्चिम एशिया और अफ्रीका के जो मुस्लिम देशों का एक समूह है जिसे हम अरब लीग के नाम से जानते हैं, आपको पता चलेगा कि इसमें से अरब लीग के 22 में से 16 देश इजराइल को एक देश के रूप में भी मान्यता नहीं देते। अर्थात ये जो मुस्लिम समुदाय वाले देश हैं, इनका मानना है कि यह उनकी पवित्र भूमि पर इजराइल के द्वारा किया गया कब्जा है। अनेक संघर्षों और तनावों के बावजूद इजराइल क्या कर रहा है, अपना अस्तित्व बचाए हुए है और वह न सिर्फ अस्तित्व बचाए है बल्कि फिलिस्तीन का अस्तित्व क्या कर रहा है, समाप्त कर रहा है। वर्ष 1979 में मिस्र ने तथा वर्ष 1994 में जॉर्डन ने इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया। अब शांति समझौता करने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं यह बताना कि अब उनके इजराइल के साथ विवाद कम है। या फिर अगर आपने इजराइल का जो है कि बैकग्राउंड पढ़ा होगा तो मिस्र के साथ उसकी बहुत बड़ी लड़ाई चली और लेकिन 1979
1949 में मिस्र ने क्या कर लिया, उससे पैचअप कर लिया। मिस्र ने जब इजराइल के साथ शांति समझौता किया था तो मुस्लिम देशों का एक जो संगठन है OIC अर्थात इस्लामिक जो है कि सहयोग परिषद, तो जो यह सहयोग परिषद है, इस्लामिक सहयोग परिषद, इसके जो है देशों ने क्या कर दिया था, मिस्र को बाहर कर दिया था। उनका ये कहना था कि आपने ये जो किया है इससे क्या होता है कि मुस्लिम हितों की बात करने के लिए जो मुस्लिम या इस्लामिक सहयोग परिषद की स्थापना की गई थी, आपने उसके अगेंस्ट में काम किया है। क्योंकि इस्लामिक सहयोग परिषद के अगर आप देखें तो उसका लक्ष्य क्या है कि मुस्लिम हितों को रक्षा करना, उनके धार्मिक और पवित्र स्थानों की रक्षा करना। और मिस्र ने क्या किया, जो है कि इजराइल के साथ समझौता कर लिया और उसी इजराइल के साथ किया जो कि क्या कहते हैं कि वह वही एरिया पे कब्जा है जो इनके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो इजराइल के जो सबसे बड़े विरोधी देश हैं उनमें अगर देखेंगे तो आपको ईरान नजर आएगा, सऊदी अरब नजर आएगा और UAE भी खुद नजर आएगा। और इस तरह से देखेंगे तो यह जो UAE है इसका जो संघर्ष है इजराइल के साथ पुराना है, लेकिन अब इसी देश ने क्या किया है, शांति समझौता किया। अब जब शांति समझौता किया है तो कहीं ना कहीं इसको लेकर काफी बात उठेगी। हालांकि इजराइल के जो सबसे ज्यादा विरोध करने वाले देशों में अगर किसी देश का नाम आता है तो वो आता है ईरान का। ईरान जो है कि शुरू से ही क्या कर रहा है, इजराइल से प्रॉक्सी वार अर्थात छद्म युद्ध लड़ रहा है। और जब यह लड़ रहा है तो यह क्या चाहेगा कि अन्य देश भी इसका क्या करें, सहयोग करें। लेकिन ईरान का जो सहयोग है अन्य देश नहीं करते हैं, खासकर UAE और सऊदी अरब नहीं करते हैं। कारण यह है कि ईरान जो है कि शिया बहुल देश है, वहीं सऊदी अरब क्या है, सुन्नी बहुल देश है। और सऊदी अरब से बहुत अच्छे रिश्ते हैं UAE के। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि जो अरब समुदाय है वह भी कई गुटों में बटा हुआ है। जो कई गुटों में बटा हुआ है तो किसी चीज को अगर उन्हें प्राप्त करना है तो कई भागों में क्या होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। इन सभी के बीच में क्या होता है, अगर यह पूरा मुस्लिम समुदाय इस तरह से बटा है, इसका फायदा मिलता है इजराइल पर। और इजराइल क्या करता है, जो फिलिस्तीन के एरिया है उस पर कब्जा करता हुआ बढ़ रहा। अगर और तो और छोड़िए, सऊदी अरब इजराइल से बड़ा दुश्मन ईरान को मानता है। हाल ही में क्या हुआ है, सऊदी अरब और UAE ने ईरान पर जो हथियार हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया था, जैसे वर्ष 2015 का मैंने आपको समझौता बताया था, तो उसमें संयुक्त सुरक्षा परिषद ने अर्थात संयुक्त राष्ट्र ने ईरान पर यह प्रतिबंध लगाया था कि वो हथियार की खरीद बिक्री नहीं कर सकता है। तो हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही क्या हुआ था, सऊदी अरब और UAE ने ईरान पर जो हथियार हस्तांतरण का प्रतिबंध है, कहा था कि इसकी जो अवधि इस 2020 में पूरी हो रही, इसको और बढ़ाया जाए। और वह ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि वो क्या मानता है कि ईरान हमारे लिए क्या है, काफी जो है कि जटिल चुनौती है। अब इस थोड़ा समीकरण को समझिए कि इजराइल से लड़ रहा है, सऊदी अरब भी लड़ रहा है, UAE भी लड़ रहा है, दोनों ये भी दुश्मन है, ईरान भी दुश्मन है। लेकिन ईरान को जो है कि सऊदी अरब और UAE इजराइल से भी बड़ा क्या माने, दुश्मन। तो इस तरह से जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। और विभाजित हो जाती है तो फिर प्रश्न ये आता है कि आखिर फिलिस्तीन समुदाय के साथ कौन खड़ा है। और जब फिलिस्तीन समुदाय के साथ कौन खड़ा है, जब यह बात आएगी तो उससे क्या करेगा, फिर इसमें वही देश जीतेगा या वही देश फिलिस्तीनी समुदाय का नेतृत्व प्राप्त कर पाएगा जो ये कहेगा कि नहीं, हम तो इजराइल के साथ शुरू से ही क्या है, लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे। इन सब में फायदा उठाता है अमेरिका। अमेरिका आपको पता है ये सऊदी अरब का भी अच्छा दोस्त है, इजराइल का भी अच्छा दोस्त है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अमेरिका कभी भी अभी इजराइल और सऊदी अरब के बीच समझौता नहीं करवा पाया, हालांकि उसने UAE के साथ समझौता करवा दिया। अब UAE और सऊदी अरब का जो है कि जो अच्छे मित्र हैं, अगर इसमें से कोई एक देश क्या करता है, इजराइल के साथ शांति समझौता कर लेता है, और शांति समझौता करवाने वाला भी देश वही है जिनके साथ सबके संबंध अच्छे हैं, अर्थात सऊदी अरब के साथ भी अमेरिका के अच्छे संबंध हैं, जो है कि UAE के साथ भी है, इजराइल के साथ है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक छटपटाहट दिखाई देगी सऊदी अरब में, और वही यहाँ पर हो रहा है। अगर UAE के विषय में हम देखें तो UAE जो है कि 1971 से संयुक्त अरब अमीरात क्या कर रहा है, फिलिस्तीनियों की भूमि पर इजराइल के नियंत्रण को मान्यता नहीं देता है। अर्थात वह कहता आया है कि इजराइल क्या कर रहा है, गलत कर रहा है।
हाल के समय भी अगर देखें तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, सीरिया, लेबनान जैसे बहुत से देश ऐसे हैं जो इजराइल को एक देश के रूप में भी मान्यता नहीं देते। और वहीं मैंने 1971 से क्या बताया, यूएई भी क्या कर रहा है, इजराइल की मान्यता स्वीकार नहीं करता। लेकिन अब इन देशों ने क्या किया है, जब शांति समझौता कर लिया है तो इस शांति समझौते से यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से अमेरिका ने यूएई को कन्विंस कर लिया है, आने वाले समय में सऊदी अरबिया को भी करेगा और अन्य देशों को भी करेगा। और इस तरह से जो मध्य पूर्व में चला आ रहा था संघर्ष, तनाव इजराइल और अरब देशों के बीच, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर देखिए ईरान भी एक समूह है, अभी तुर्की का भी मैं जिक्र करूँगा, अन्य देश भी हैं जो कि क्या है कि यह यूएई की तरह सोच नहीं रखते। खैर कुल मिलाकर इसी क्रम में जो है कि अमेरिका लंबे समय से इस प्रकार के समझौते का प्रयास कर रहा है। और इसी में क्या हुआ है, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है, एक ऐतिहासिक वाशिंगटन ब्रेकेट समझौता किया है। और इसके तहत यह कहा गया है कि दोनों देश अब पूर्ण रूप से शांति समझौते के तहत क्या करेंगे, राजनयिक संबंध स्थापित करेंगे। राजनयिक संबंध का मतलब क्या है कि हो सकता है भविष्य में हम सुने कि इजराइल की एम्बेसी कहाँ पे, यूएई में है और यूएई की एम्बेसी इजराइल में बन रही है, जबकि ऐसा अभी तक नहीं था। अब इजराइल के साथ समझौता करने वाला, इस प्रकार का समझौता करने वाला यूएई क्या हो गया, तीसरा देश बन गया। पहला कौन था, मिस्र, दूसरा कौन सा था, जॉर्डन, तीसरा देश कौन सा बन गया है, यूएई बन गया। हालांकि कई वर्षों से यह दोनों देश जो है कि यूएई और इजराइल एक दूसरे से व्यापार कर रहे थे, बातचीत के कई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे, तो यह जो एक संभावना बन रही थी कि दोनों देश एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन किसी भी देश को, अर्थात खासकर मुस्लिम कम्युनिटी के देश को यह ऐसा नहीं था कि यूएई ऐसा कर सकता है। और इसी के कारण यूएई की काफी आलोचना भी हो रही है। ईरान के साथ दोनों देशों की क्या है, साझा दुश्मनी। कौन से दोनों देश, जो यूएई है और साथ ही साथ इजराइल है। और इसी के कारण क्या है कि यह जब हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से लड़ने की बात आए या फिर ईरान को लेकर बात आए तो इजराइल और यूएई में एक निकटता दिखाई देती है और इस तरह से ईरान क्या हो जाता है, अलग थलग पड़ जाता है। अब इस तरह इसी धीरे धीरे इसी निकटता के कारण क्या हुआ, यह जो वाशिंगटन ब्रेकेट समझौता हुआ, या जिसको इजराइल यूएई शांति समझौता हम कह रहे हैं, या फिर जिसको हम अब्राहम एकॉर्ड कर रहे हैं, इससे क्या हुआ है, दोनों देशों के बीच ये शांति समझौता संपन्न हो पाया। अर्थात इसका बैकग्राउंड पहले से तैयार हो रहा था और यह अब समझौते के रूप में तब्दील हो पाया। इस समझौते के तहत कहा यह गया है इजराइल द्वारा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों को अपने हिस्से में जोड़ने की जो योजना थी वह उसको सस्पेंड करेगा, निलंबित करेगा। अर्थात जैसा इजराइल कहता था कि वो पूरे क्षेत्र पर क्या करेगा, कब्जा करेगा, उसमें उसने कुछ अभी कहा है कि हम उसको निलंबित करेंगे। हालांकि वो कितना निलंबित करेगा यह कहा नहीं जा सकता। साथ ही साथ इजराइल वेस्ट बैंक के बड़े हिस्से पर कब्जा करने की जो उसकी योजना है उसको भी क्या करेगा, निलंबित करेगा। यह इजराइल ने कमिटमेंट किया है यूएस से यूएई और इजराइल द्वारा जारी जो संयुक्त बयान है उसके अनुसार आने वाले समय में दोनों देशों के जो प्रतिमंडल हैं वह मिलेंगे और प्रतिनिधि मंडल मिलकर क्या करेंगे, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें, सुरक्षा, दूरसंचार, ऊर्जा और पर्यटन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई प्रकार के समझौते हस्ताक्षर करेंगे, जिससे दोनों देश शांतिपूर्वक एक दूसरे के अस्तित्व को रखते हुए आगे बढ़ सकें। इजराइल, यूएई और यूएसए ने मध्य पूर्व के शांति के संदर्भ में जो यह बात कहा है, अर्थात जो समझौता किया है, वहीं यह जो फिलिस्तीनी समुदाय है उसने अपने साथ इसको धोखे के रूप में बताया। अर्थात इजराइल, यूएई और यूएसए तो कह रहा है कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन फिलिस्तीनी समुदाय कह रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, ये धोखा हुआ है और हम इस समझौते को क्या करते हैं, खाली करते हैं। अर्थात इसलिए खारिज करते हैं जिससे हमें यह पता है कि हमारा जो हक है उस पर कोई दूसरा देश समझौता नहीं कर सकता। इसके साथ अगर हम देखें तो फिलिस्तीनी इस्लामिक राजनीतिक संगठन एक है जिसका नाम है हमास, और हमास को इजराइल क्या करता है, एक तरह से आतंकी संगठन के रूप में देखता है। हमास ने कहा है कि जो है कि हम इस शांति समझौते को पूर्णतः खारिज करते हैं। अर्थात शांति समझौते में जिन लोगों का क्षेत्र जा रहा है, जिन लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया और यूएई ने शांति समझौता कर लिया और उसने क्या कर दिया, इजराइल को मान्यता प्रदान कर
कर दी कि वह फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर जितना कब्जा कर चुका है वह उसको स्वीकार है, और ये काफ़ी फिलिस्तीनियों के अनुसार ये काफ़ी क्या है, गलत है। मिस्र ने इसे महान हितों की दिशा में एक महान पहल बताया है। ईरान ने इस समझौते को क्या किया है, शर्मनाक बताया है। इसलिए शर्मनाक बताया है क्योंकि वह यूएई और साथ ही साथ जो है आपका इजराइल दोनों के क्या है, वो अगेंस्ट में। तुर्की ने इसे फिलिस्तीनी समुदाय को धोखा देने वाला समझौता बताया है, और यह भी कहा है कि तुर्की आने वाले समय में यूएई के साथ अपने राजनयिक संबंध क्या करेगा, तोड़ लेगा, और वह जो यूएई में उसके जो अधिकारी हैं, चाहे वो एम्बेसडर हों या कोई भी, उनको क्या करेगा, वापस बुला लेगा। इस तरह से यह देख पा रहे हैं हम लोग कि यह जो समझौता है, इस समझौते को लेकर उन्हीं क्षेत्रों में जो देश हैं उनकी सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया है। अभी सो बहुत से मुस्लिम देशों की प्रतिक्रिया आई भी इस पर नहीं है, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया होगी उसमें क्या है, यूएई के साथ खड़े होने वाले देशों की संख्या क्या होगी, कम होगी। समीक्षकों का मानना है कि इस समझौते से ट्रंप को आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी जो लोकप्रियता कम हो रही थी उसमें सुधार आएगा, और साथ ही साथ यह जो मुस्लिम सहयोग परिषद है, इसके टूटने की संभावना बढ़ जाएगी। अब प्रश्न आएगा, मुस्लिम सहयोग परिषद के टूटने की संभावना क्यों बढ़ जाएगी? ये इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि जो मुस्लिम सहयोग परिषद है, इसको लेकर जो है कि पहले से ही तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जो है कि इसको लेकर आलोचना करते आए हैं, खासकर भारत के संदर्भ में, कि जो मुस्लिम सहयोग परिषद है यह क्या करता है, भारत को बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास नहीं करता, या भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लेकर नहीं आता है। और इसी के कारण जो है कि पाकिस्तान, मलेशिया, तुर्की पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हमें अब एक ऐसे संगठन की आवश्यकता है जो मुस्लिम समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, जो एर्दोगन है तुर्की के राष्ट्रपति, वो कहेंगे कि हम नए संगठन की आवश्यकता है जो फिलिस्तीनी समुदाय के साथ क्या हो सके, खड़ा हो सके। तो इस तरह से जो मुस्लिम सहयोग परिषद है ये टूट सकता है, इस्लामिक सहयोग परिषद टूट सकता है, और आने वाले समय में क्या होगा कि यह जो संघर्ष है इसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। पहले यूएई भी क्या करता था, जो है इजराइल का विरोध करता था, अब वह क्या होगा, नहीं करेगा। मिस्र नहीं करेगा, जॉर्डन नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पर शांति स्थापित हो जाएगी। यहां पर यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो तुर्की अब कह रहा है कि यूएई ने क्या किया है, धोखा दिया है फिलिस्तीनी समुदाय को, या फिर वह इसी समझौते को आधार बनाकर तुर्की अब यह कह रहा है कि फिलिस्तीनी समुदाय के साथ यूएई ने गलत किया है, इसलिए हम यूएई से क्या कर रहे हैं, सब समझौते तोड़ रहे हैं। तो हकीकत यह है कि तुर्की पहला मुस्लिम बहुल देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी थी, और मार्च 1949 में उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला मुस्लिम देश तुर्की ही था। और इसी के कारण सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज के प्रोफेसर ए.के. पासा इसे ऐतिहासिक समझौता नहीं मानते हैं। उनके अनुसार इजराइल ने पहले भी 4 समझौते 1979, 83, 93 और 94 में किए थे, और उन्हें भी उस समय ऐतिहासिक बताया गया था, लेकिन शांति स्थापित नहीं हो पाए थे। कारण यह है कि जो मैंने आपको बताया कि जितने देश हैं सब आपस में लड़ रहे हैं, सब में बहुत अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। मुस्लिम हितों को लेकर एक जो आवाज़ मजबूत होनी चाहिए, या फिलिस्तीनी क्षेत्र को लेकर सबके विचार एक जैसे नहीं है, इससे आने वाले समय में इससे जो है कि शांति स्थापित हो जाए, यह बस कहा जा सकता है, ऐसा एक्चुअल में लगता नहीं है। क्योंकि जब शांति स्थापित तभी हो सकती है जब एक देश ने समझौता किया, दूसरे देश भी समझौता करें, और सभी देश उस पर क्या करें, आगे बढ़ें, सहमति जताएं। हालांकि कई जो है कि समीक्षकों का ये भी मानना है कि आने वाले समय में पाकिस्तान और अन्य देश जिनके रिश्ते सऊदी अरब से ठीक नहीं हैं, वह क्या कर सकते हैं, इजराइल से समझौता कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो इस्लामिक सहयोग परिषद है उसको भी तोड़ सकते हैं। और इस तरह से फिर से क्या होगा, जो फिलिस्तीनी समुदाय का मुद्दा था वह 2 गुटों या 3 गुटों में बंट जाएगा, और इजराइल के जो विरोधी देश थे और साथ ही साथ जो मित्र देश थे उनमें एक नया संघर्ष प्रारंभ हो सकता है। कुल मिलाकर अगर हम इन दिनों के देखें तो हमें पता चलता है कि एक शांति समझौता हो जरूर गया है, लेकिन यह अपने लक्ष्यों में बहुत ज़्यादा सफल होने की उम्मीद नहीं छोड़ता है। क्योंकि देखिए इस शांति समझौते के जो प्लान है या जो इसके बिंदु हैं वो 2-3 बिंदु हैं। उन 2-3 बिंदुओं पर फिलिस्तीनी समुदाय का कोई बात नहीं कही गई, तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि चीज़ें बहुत स्पष्ट नहीं है, शांति समझौता अस्पष्ट है। भारत के लिए अगर इस
रिश्ते, अगर इस समझौते को देखें तो आपको पता है यूएई के साथ और इजराइल के साथ, दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। लेकिन हाँ, अब भारत के लिए यहाँ पे एक डिलेमा की कंडीशन आ गई है कि आखिर वो फिलिस्तीनी समुदाय के साथ क्या कह के बात खड़ा हो। क्या वह कहे कि जो शांति समझौता हुआ है वो गलत है? अगर गलत कहेगा तो अमेरिका, इजराइल और यूएई भी तीनों उसकी आलोचना करेंगे। अगर वह कहता है कि नहीं, फिलिस्तीनी समुदाय के साथ जो कुछ भी हुआ है वह ठीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं फिलिस्तीनी जो समुदाय हैं वह क्या होंगे, नाराज होंगे। तो एक जटिलता है, लेकिन भारतीय विदेशी नीति में ऐसे कई दौर आए हैं, उनको टेकल किया है विदेश नीति ने। तो बहुत ज़्यादा जटिलता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समझौता बहुत व्यापक नहीं है, इसलिए भारत के साथ रिश्तों पर भी बहुत ज़्यादा व्यापक प्रभाव नहीं पड़ेगा।